अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 5070 पेपर 11। अच्छा बेटा, इस पेपर का ग्रेड थ्रेशोल्ड 29 था, 14 पे ए ग्रेड था। इसमें वैसे तो काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एग्जामिनर रिपोर्ट पहले दिखाना चाहूँगा। इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि जी स्लाइटली अनयूजुअल, और सेम इज़ द केस क्वेश्चन नंबर 15। तो इंशाअल्लाह ताला in this video as usual I will explain each and every concept in detail, ताकि आप लोग सिर्फ मार्किंग स्कीम ना देखें, आपकी सब्जेक्ट मेच्योरिटी भी हो। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड विद डिफ्यूजन। आपको एग्जामिनर यहाँ पे CH4 दे रहा है, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एंड एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। आप सबको आइडिया है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है it is linked with, actually inversely proportional with the MR. Heavier gases diffuse slower. तो आपने सबसे पहले यहाँ पे MR ऑफ गैसेस कैलकुलेट करना है। आपको पता है CH4 कार्बन का AR होता है 12, हाइड्रोजन इज 1, देयर आर 4 हाइड्रोजन, इट्स MR इज 16, NH3 MR इज 17, कार्बन डाइऑक्साइड 44, नाइट्रोजन 28। अब बेटा आप बताइएगा सबसे हैवियर गैस कौन सी है? गुड शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट मीन इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी द स्लोएस्ट। सबसे लाइटर आपके पास कौन सी है? CH4, इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी द हाईएस्ट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्लोएस्ट हमारे पास 3 है, सो आंसर इज सी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपने और से पढ़ना है। सोडियम इज एडेड टू वाटर, अ केमिकल रिएक्शन अकर, hydrogen and aqueous sodium hydroxide, which row describe the reactant and the product in this reaction। अब इस केस में एग्जामिनर हमसे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इस तरह की चीजें पूछ रहा है। अगर हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखें, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट आर एलिमेंट, तो अब बेटा यहाँ पे अगर आप और से देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन इज नॉट द ओनली एलिमेंट, हमारे पास हाइड्रोजन एंड सोडियम। Sodium is the reactant, hydrogen is the product, both are element, so this is the right option। अब इसमें क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एलिमेंट, यहाँ पे क्या है? वाटर इज नॉट एलिमेंट। तो हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है? बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप सबको आइडिया है कि आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन नंबर। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट विच एलिमेंट इज एक्स, ऑलवेज कैलकुलेट द प्रोटॉन नंबर और फाइंड द प्रोटॉन नंबर। अगर आप और से देखें, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि प्रोटॉन को शेडेड बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओवर हियर इफ यू चेक दिस वन, दिस इज 1 2 3 एंड 4 प्रोटॉन। अब बेटा आपके पास पेपर के एंड में पीरियोडिक टेबल गिवन होता है, चेक द पीरियोडिक टेबल एंड यू विल सी दैट कि बेरिलियम हैज प्रोटॉन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। आप सबको पता है ना, आइसो मीन सेम, टोप्स मीन बेसिकली तो एक्चुअल मीनिंग्स होती है पोजीशन, एंड एज आई सेड अर्लियर पोजीशन ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन नंबर, सो इट मीन सेम प्रोटॉन नंबर। और अगर प्रोटॉन नंबर सेम है, एलिमेंट मस्ट बी सेम। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दीज आर रॉन्ग। यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन आ गई? बी विल बी, दे आर हैविंग द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड आपको पता है ना, प्रोटॉन नंबर इज आइडेंटिटी, सेम एलिमेंट मीन दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, ये आपके पास आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपने लाजमी और से पढ़ना है। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास a pure sample, there is no impurity, relative atomic mass is 51.8, 3 isotopes हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एग्जामिनर 2 आइसोटोप दे रहा है, one is 40, other is 20। आपको पता है ना, सम ऑफ परसेंटेजेस आर ऑलवेज इक्वल टू 100। तो अगर आपके पास एक 50 है, अगर आपके पास एक 40 है, द नेक्स्ट वन इज 20, द टोटल इज 60। तो आपके पास जो थर्ड आइसोटोप है, जिसका लेट से हम रिलेटिव आइसोटोपिक मास x कह लेते हैं, वो आपके पास कितना आ जाएगा? 40। कैसा है 40? 100 माइनस 40 प्लस 20। अब आप सबको आइडिया होगा हाउ वी फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास। mass of isotope 1 multiplied by percentage abundance, mass of isotope 2
multiply by percentage abundance, mass of isotope 3 multiply by percentage abundance। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारे पास कुछ रीसेंट क्वेश्चन है जहां पे एग्जामिनर ग्राफ देता है और वहां पे परसेंटेज के बजाय रेशो देता है, दैट इज नोन एज रिलेटिव अबंडेंस। रेशो में सम ऑफ रेशो जो है वो आप यूज करते हो, उसे डिवाइड करते हो। एनीहाउ हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास 51.8, यहां पे लिख रहे हैं 51.8 इज इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप 1 50 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 40 प्लस आपके पास द सेकेंड वन इज 55 मल्टीप्लाई बाय 20, द थर्ड वन हम कहते हैं इसका मास x है, x हम ये कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आपके लिए भी आसानी हो, एंड हमारे पास इसकी परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। अब आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो, ये आपके पास 100 को अगर हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो 5180, ये आपके पास आ जाएगा जी 2000, आपके पास ये आपके पास आ जाएगा जी 1100 प्लस 40x, तो ये आपके पास आ गया जी 31,000 प्लस 40x इज इक्वल टू 5180। तो 31,000 के से आप माइनस करोगे 2080 इज इक्वल टू 40x, या x की वैल्यू आपके पास आ गई 52। अच्छा आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेट मी कैलकुलेट दिस वन एज वेल ताकि थोड़ा सा आइडिया हो। यस हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज करें एंड यू विल गेट द आंसर एज वेल, देयर इज नो इशू एट ऑल जी। अच्छा अब हम आ जाते हैं, ये मैंने कैलकुलेट करके असल में वैल्यू लिखी हुई, आप भी सोच रहे होंगे सर ने इतनी जल्दी कैसे वैल्यू फाइंड कर ली। मैंने यहाँ पे एक पेज के ऊपर ये लिखी थी, मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा आप लोगों के लिए आएगी। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में क्या है, दिस इज रिलेटेड विद द बॉन्डिंग कंसेप्ट। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है जो हमारे पास पॉजिटिव आयन होते हैं दे आर नोन एज कैटाइन। वैसे कितने बच्चों को पता है इन्हें कैटाइन क्यों कहते हैं? कैट आयन, आयन विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड कैथोड, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और एनाइन आयन विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड एनोड। तो बाय द वे Mg2 पॉजिटिव इज कैटाइन, हम इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देती है बिकॉज इट्स नॉट एनाइन। अब ये दो ऑप्शन बच गए। अब मैग्नीशियम मेटल है, इट मस्ट हैव मेटालिक स्ट्रक्चर, तो हम कहते हैं जॉइंट आपके पास लेटस। पता है जॉइंट क्यों है आपके पास? जॉइंट इसलिए कि जब भी आप मेटालिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसकी कभी एंडिंग नहीं होती। आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, एंड ओवर हियर यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन सिंपल आपके पास है, दिस इज सिंपल मॉलिक्यूल आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गई? योर ऑप्शन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड इज। अच्छा अब कैल्शियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। अब आपको आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ज़हन में लाजमी होनी चाहिए। अब एक और चीज लिखा हुआ क्या है? सॉलिड, दिस इज द की थिंग, एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द सॉलिड। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर, लो मेल्टिंग पॉइंट इज रॉन्ग, melting point is high due to strong electrostatic force of attraction, और insoluble in water, majority ionic compound are soluble। वैसे जब हम क्लोराइड की बात करते हैं हम कहते हैं सिल्वर एंड लेड क्लोराइड आर insoluble। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ गई? सी इज द ऑप्शन। ये हमारे पास आयनिक लेटस है। वैसे लेटस का क्या मतलब होता है? लेटस मीन रेगुलर रिपीटेड पैटर्न, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, दैट इज नोन एज आयनिक लेटस। अब बेटा आपके पास विच डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेटालिक बॉन्ड, अभी ये मैंने आपके सामने बनाया भी है, ये मेटल आयन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यहां पे क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव आयन, दिस इज रॉन्ग। मेटल आयन आर ऑलवेज पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट वो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, it's not between negative ion, it's between sea of electron or cloud of electron। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई? डी। अच्छा फार्मूला राइटिंग से रिलेटेड भी एग्जामिनर आपसे अक्सर पूछ रहा है। कैल्शियम के ऊपर चार्ज उसने बताया हुआ है 2 पॉजिटिव, फास्फेट -3। whenever we are having different charges we can cross multiply, तो आपके पास Ca3PO4 ट्वाइस आ जाएगा। ये आपके पास डी इज द आंसर। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ब्रैकेट आपने यूज करनी है जी, और यहाँ पे 2 लगाना है।
यहाँ पे अगेन कैल्शियम का नंबर गलत है और यहाँ पे ये भी। अब बेटा मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्वस कॉपर टू सल्फेट टू फॉर्म कॉपर एंड मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहाँ पे एग्जामिनर बेसिकली फार्मूला राइटिंग चेक कर रहा है। फार्मूला राइटिंग इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल एज वेल। अब कैसे फार्मूला राइटिंग चेक कर रहा है? आपको पता है कॉपर के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव होता है। सो इफ यू लुक एट दिस वन तो ये आपके पास फार्मूला गलत है। इफ यू लुक ओवर हियर ये फार्मूला आपके पास रॉन्ग है। दिस फार्मूला इज रॉन्ग क्योंकि कॉपर एंड मैग्नीशियम बोथ आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास ए इज पॉजिटिव 2, तो ये आपके पास आ जाएगा। वैसे इस इक्वेशन में आपको पता है ना मैग्नीशियम मेटल इज ऑक्सीडाइज, कॉपर आयन कॉपर मेटल नहीं, दे आर रिड्यूस्ड। और ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये हम कहते हैं जी कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आयनिक कंपाउंड एमआर आपके पास 88 है, ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास गिवन है, आपके पास 4 कार्बन, तो आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 आ गया, प्लस हाइड्रोजन 1 into 8, ऑक्सीजन आपके पास 16 into 2, मैं ये प्रॉपरली लिख देता हूं 16 into 2, ये 32 आपके पास आ गया, ये आपके पास 56 आ गया, टोटल आपके पास 88। हाँ जी, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, मुझे आपने बताना है आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था। डन हो गया, मैं इसको रब कर देता हूं। ये आंसर आपने लिख लिया ना, दिस इज द आंसर। ओके, लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि 10 cm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस मिक्स्ड विद x cm³ ऑफ क्लोरीन गैस। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये आपको एग्जामिनर इक्वेशन बता रहा है। द हाइड्रोजन रिएक्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज। अब गौर से देखिएगा, एग्जामिनर कह रहा है ऑल हाइड्रोजन रिएक्ट्स, it means hydrogen is the limiting reactant. Hydrogen is what? Limiting reactant. इसका मतलब है कि आपके पास क्लोरीन इज इन एक्सेस। अब ये जो टोटल वॉल्यूम है ये किस किस चीज का है? ये आपके पास है अनरिएक्टेड क्लोरीन प्लस आपके पास HCl। अब आपके साथ मैं एक चीज डिस्कस करता हूं, यहां पे मेरा साथ दीजिएगा। आपने ये पॉइंट मैंने मल्टीपल टाइम रिपीट भी किया है, होप सो आपको याद भी होगा। पॉइंट क्या है हमारे पास? रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड रेशियो बिटवीन मोल ऑफ गैस आर ऑलवेज सेम। देखिए मैं इसे बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको एक चीज बताता हूं। आपके पास हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है, आपके पास क्लोरीन गैस के 3 मोल है। अब क्लोरीन के मोल 3 टाइम ज्यादा है। अगर रूम टेम्परेचर पे है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम 24 dm³ होगा, क्लोरीन का वॉल्यूम 72 dm³ होगा, उसका वॉल्यूम भी 3 टाइम ग्रेटर होगा। And whenever we are doing the calculation, we always do the calculation with respect to limiting reactant. अब आपको पता है हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है 10 cm³ ऑफ हाइड्रोजन। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ HCl बन रहे हैं, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ HCl विल बी ट्वाइस। तो यहां पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस्ड। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने cm³? 20 cm³। कैसे आया बेटा 20 cm³? व्हाट इज द कंसेप्ट? आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस गिविंग अस 2 मोल ऑफ HCl, तो आपके पास 10 cm³ विल गिव 2 टाइम मोर वॉल्यूम 20 cm³। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल, अच्छा टोटल आपके पास कितना है? 40। इसमें HCl कितना है? 20 cm³। ये कितना होगा? 14 में से 20 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 20 cm³। सो यू आर हैविंग 20 cm³ ऑफ अनरिएक्टेड क्लोरीन। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन react with 1 mole of chlorine, so you can write over here
10 cm cube of hydrogen gas reacts with 10 cm cube of chlorine gaseous. अब आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस आप लिख सकते हो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। तो आपके पास 10 cm क्यूब रिएक्ट कर गया, 20 cm क्यूब हमारे पास अनरिएक्टेड हुआ, तो कितना वॉल्यूम आ गया 30 cm क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया 30 cm क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं 100 cm क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद द कंसंट्रेशन दिस रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके पास इक्वेशन है 3.48 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस पोटेशियम, ये पोटेशियम सल्फेट है, दैट इज प्रोड्यूस्ड। एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। अच्छा, पहले नंबर पे यहां पे ये जो अमाउंट हमें एग्जामिनर प्रोवाइड कर रहा है, दिस अमाउंट इज नोन एज एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंट यील्ड, यानी एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये अमाउंट हमें ऑब्टेन हुई। टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस 1 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो हम सबसे पहले यहां पे मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करते हैं। मोल n इज इक्वल टू CV, C is concentration, V is volume, volume must be in आपके पास डेसीमीटर क्यूब, तो हम 1000 डिवाइड करेंगे cm क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए 0.10 मोल आ गया। किसके मोल आ गया? पोटेशियम सल्फेट, सॉरी इसके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, ये मोल ऑफ पोटेशियम। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, आपके पास पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इसके 2 मोल, ये देखे ना, ये आपके सामने बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2 मोल, पोटेशियम सल्फेट का 1 मोल दे रहे हैं। तो अगर आपके पास ये मोल 0.10, दिस वन विल बी x, तो आपके पास 2x इज इक्वल टू 0.10 मोल, या आप x लिख सकते हो 0.05 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अब आपके पास पोटेशियम सल्फेट के मोल आ गए, यू कैन फाइंड mass of potassium sulfate which is equal to mole multiplied by mr, mole is 0.05। अच्छा, इसका mr आपने कैलकुलेट करना है केयरफुली। पोटाशियम जो होता है वो 39 मल्टीप्लाई बाय 278, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64, तो ओवरऑल आपके पास आ जाता है 174। अब मैं यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक्चुअली मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं, ठीक है जी, तो ये मैं मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा हूँ जी। 1 मिनट, कैलकुलेट हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि 0.05 मल्टीप्लाई बाय 174, ये आपके पास 8.7 ग्राम आ गया। अब आपके पास थ्योरेटिकली ये अमाउंट प्रोड्यूस होनी थी। आपके पास एग्जामिनर कितनी अमाउंट कह रहे हैं? एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास 3.48, तो यू कैन राइट ओवर हियर percentage yield is equal to actual yield which is 3.48 divided by आपके पास 8.70 multiply by 100। तो ये यहां पे हम कर लेते हैं 3.78 डिवाइड बाय 8.70, तो ये आपके पास आ जाता है, 1 मिनट सॉरी मैं थोड़ा सा वो कर गया, 3.48, मेरे ख्याल 40% आएगा। 3.48 डिवाइड बाय आपके पास 1 मिनट, हमने कितना मास निकाला? 8.70, 8.7, यस 40% आ गया जी। तो यू आर हैविंग द आंसर ओवर हियर 40%। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट? आपको पता है मेजॉरिटी बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस में प्रॉब्लम करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस को, ये टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन, इन सारी चीजों को गौर से आपने देखना है। पहले नंबर पे वो कह रहा है नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड पॉजिटिव कैथोड, कैथोड इज नॉट द पॉजिटिव। आपको कैसे पता चलेगा कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है? इसे हम कहते हैं कैट आयन।
कैट आइन कैथोड। अब आपको पता है ना, आपके पास कैटाइन इज पॉजिटिव आइन और हमेशा अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, तो ये आपके पास अगर पॉजिटिव है, दिस वन विल बी नेगेटिव। सेम इज द केस नेगेटिव आइन आपके पास, नेगेटिव, अब यहां पे वो लिख रहा है कैटाइन, दिस इज रॉन्ग। नेगेटिव आइन को हम एनाइन कहते हैं, पॉजिटिव एनाइन, पॉजिटिव आइन को हम कैटाइन कहते हैं। पॉजिटिव कैटाइन मूव टुवर्ड नेगेटिव कैथोड, ये हमारे पास है। तो स्टेटमेंट को आपने प्रॉपरली, केयरफुली, कंप्लीटली लाजमी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर कहता है बच्चों को, इसमें भी प्रॉब्लम था, चलें जी हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम बच्चों को है जी। क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है। ओवर हियर एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द डायग्राम शो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एक्वस कॉपर। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोड कौन से यूज करे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहां पे एग्जामिनर करे व्हाट हैपेंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ L एंड M। अच्छा, अब पहले नंबर पे जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, तो आपको पता है आपके पास OH नेगेटिव जो होता है वो आपके पास ऑक्सीडाइज होता है इनटू ऑक्सीजन गैस बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मोल ऑफ H2O। ये आपके पास एट एनोड, दोनों केसेस में सेम होगा बाय द वे, लेकिन इस कॉपर वाले केस में, इसमें आपके पास एट कैथोड, कैथोड क्या होगा बेटा, आपके पास कॉपर आयन, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कॉपर सॉलिड। अब आपके पास सॉल्यूशन में कॉपर सॉलिड जो है उसकी अमाउंट डिक्रीज हो रही है। जब सॉलिड की अमाउंट, सॉरी कॉपर आयन की अमाउंट डिक्रीज हो रही है, सॉरी नॉट द सॉलिड, आपके पास आयन। अब जब कॉपर आयन की अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली copper sulfate is dechloride, concentration of copper sulfate is decreasing, so over here concentration is changing, the concentration does not stay same। तो ये तो L की बात आ गई, इन दो को हमने एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करते हैं, यहां पे हमारे पास कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन, दे गेन इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस। ये वाली इक्वेशन सेम है यहां पे भी, यहां पे भी। अब in reality technically we are removing H positive ion, OH negative ion, we are removing water from the solution। loss of water जब आपके पास हो रहा है तो it is very clear sign कि concentration is increasing, in other word concentration does not stay same। तो हमारे पास A is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, विच रो आपके पास डिस्क्राइब द नेगेटिव चेंज। अच्छा, जब भी नेगेटिव चेंज होगा रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच अगर आपके पास नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगा, एक्स। तो इन दो ऑप्शन को तो हमने बगैर स्टेटमेंट पढ़े वो कर दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रोकन इज लेस देन द एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्म। यस, क्यों, हमारे पास डेल्टा एच का क्या फार्मूला होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड, किसके लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रोकन आपके पास, माइनस एनर्जी गिवन आउट, किस चीज के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगर आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा होगी तो साइन विल बी नेगेटिव। यहां पे यही चीज वो हमें कह रहा है कि हमारे पास एनर्जी, ये वाली, सॉरी नॉट दिस वन, एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रोकन इज लेस देन द एनर्जी ऑफ दिस, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आपको पता है ना, अगर आपके पास बॉन्ड के लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ज्यादा चाहिए तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। क्वेश्चन है क्या आपके पास, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं द डायग्राम शो द ऑपरेटर्स यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द डिफरेंट रिएक्शन। ये हमारे पास आ रहा है। एग्जामिनर कह रहे हैं द रिएक्शन आपके पास मिक्सचर, द mass of flask and container in each experiment after every 30 seconds, the graph against the time, experiment number 1 solid calcium carbonate और दूसरे में मैग्नीशियम, और हम यहाँ पे HCl यूज कर रहे हैं। अच्छा, पहले नंबर पे मैं यहाँ पे एक चीज इक्वेशन लिख देता हूं। आपके पास
कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड एसिड HCl, yes, reacting with 2 HCl aqueous, it is changing into calcium chloride plus water प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। यहां पे हम कहते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2 मोल ऑफ HCl, इट इज चेंजिंग इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप सबको आइडिया है कि हमारे पास इन रियलिटी टेक्निकली गैस इज रिलीज्ड व्हेन गैस इज गिवन ऑफ, मास विल बी डिक्रीजिंग। अब पहले नंबर पे तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास दोनों एक्सपेरिमेंट में मास डिक्रीज हो रहा है, ए और बी तो नहीं हो सकते। अब आपने देखना है डिक्रीज ज्यादा किस में है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बाय द वे मैं, और यहां पे भी 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मोल कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर इसका 1 मोल हो हमारे पास, अगर आपके पास क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है तो आप इसका एमआर कैलकुलेट कीजिएगा। इसका एमआर हमारे पास होता है 100। कैल्शियम कार्बोनेट का एमआर कितना है 100। कार्बन डाइऑक्साइड इसका एमआर कैलकुलेट कीजिएगा 44। इफ यू आर यूजिंग 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो आपके पास 44 ग्राम का लॉस हो रहा है। कितने परसेंट लॉस हुआ? 44% लॉस हुआ। ऑन अदर हैंड अगर आप mg के 1 मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ mg, 1 मोल ऑफ mg जो है, mg का AR होता है 24, सो 1 मोल ऑफ mg मीन 24 ग्राम। दे आर लूजिंग 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? 2 ग्राम। बाय द वे यहां पे अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें तो आप कहोगे कि सर 2 डिवाइडेड बाय 24 इनटू 100, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, दिस परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस। तो आपके पास लॉस इन मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट के केस में ग्रेटर होगा, बिकॉज मोर परसेंटेज इज गिवन आउट। हालांकि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कम बन रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमआर ज्यादा है। तो ओवरऑल आपके पास, अच्छा अगर आप में से कोई बच्चा कैलकुलेट करना चाहे तो 5 डिवाइडेड बाय 100 you can calculate the mole of calcium carbonate which will be the same mole of carbon dioxide, then you can multiply with the carbon dioxide is 44, that will be the actual amount of mass of carbon dioxide given. Same is the case, आप मैग्नीशियम के मोल फाइंड कर सकते थे which is 5 divided by 24, the same mole of hydrogen will be 4, और फिर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो अगेन दिस विल बी ग्रेटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा डिक्रीज होगा, और वो किस केस में प्रोड्यूस हो रही है? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में डिक्रीज इज मोर, सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अच्छा आज थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है हमारे इधर, तो हो सकता है वीडियो स्लाइटली स्टक हो रही हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्रॉम टुमारो एंड ऑनवर्ड देयर विल बी नो सच टाइप ऑफ इशू। ठीक है, अब हम यहां पे आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहा है क्लोज आपके पास है, ये आपके पास चीज आ रही है पॉजिटिव है, विच चेंज विल मूव द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द राइट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। अब डेल्टा एच इज पॉजिटिव। पहले नंबर पे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहा मैंने? राइट इट डाउन, कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, it always favor by rise in temperature, तो decrease in temperature is wrong. Increasing pressure, अच्छा आप pressure increase करते हो, volume decrease होता है, equilibrium shift in direction of lesser number of mole, तो ये equilibrium इस direction में shift होगा, this is also increasing the volume of the flask. In other words, we are talking about increasing the distance between the gas molecule, decreasing the pressure, so this is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनर कंटैक्ट प्रोसेस की बात कर रहा है। कंटैक्ट प्रोसेस में आपको पता होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन है फ्रॉम द सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें हमारे पास वनेडियम 5 ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है, और आपको पता है ना जो प्रेशर होता है दैट इज लेस देन 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये आपके पास आ जाता है डी, लेस प्रेशर हमें चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर हमें कह रहा है द पीएच ऑफ डाइल्यूट इथेनोइक एसिड इज मेजर्ड, इक्वेशन फॉर द पार्शियल दिस ये दिया है। अब एग्जामिनर कह रहा है सोडियम इथेनोएट इज एडेड टू पीएच एंड इनिशियल पीएच वैल्यू एंड दिस थिंग। अच्छा, आप क्या चीज ऐड कर रहे हो? सोडियम इथेनोएट। कितने बच्चों को आइडिया है ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल? गुड, सबको आइडिया है। आप जब इसमें सोडियम इथेनोएट ऐड करेंगे CH3 COONA, वैसे हम E लेवल में नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी लिखते हैं, इट चेंज इनटू CH3 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। यू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग, इथेनोएट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड सॉरी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और आप कह सकते हो बैकवर्ड डायरेक्शन, जो भी आपने टर्म यूज किया अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट में स्कूल में, यू दैट्स फाइन। अब आपके पास जब इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो आपको पता है हाइड्रोजन आयन, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, हाइड्रोजन आयन इज डिक्रीजिंग, सो पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। तो पहले नंबर पे ये जो डिक्रीज वाली ऑप्शन है हमने इन्हें एलिमिनेट कर दिया। अब इथेनोइक एसिड, इट्स एन एसिड, इट्स पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, तो ये वाली ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। आपको पता है वीक एसिड है, तो हमारे पास 3 से 4 के दरमियान होगी, सो योर राइट आंसर इज दिस। विच एलिमेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस द एम्फोटेरिक ऑक्साइड? आप सबको पता है हमारे पास एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं आपके पास, ये जिंक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर कह रहे हैं हमारे पास एलिमेंट एक्स इज इन पीरियड 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, हम पीरियड 2, अब पीरियोडिक टेबल को लाजमी देखिएगा, गेस वर्क आपने नहीं करना। रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड एंड द फार्मूला ऑफ दिस। अब आपको पता है मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव होता है, अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका मतलब है x के ऊपर चार्ज -1 है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस फार्मूला Mgx2। अब -1 चार्ज इज इंडिकेटिंग इट्स हैलोजन, आपके पास हेलाइड आइन बेसिकली आपके पास, पीरियड 2 का हैलोजन आपके पास फ्लोरीन होता है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। रुबिडियम इज इन ग्रुप 1 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी मेटल्स होती हैं, when we are coming down the group, size increase हो रहा होता है, distance between nucleus and outer electron increase हो रहा है, force of attraction decrease हो रही है, so metal can easily lose electron, they will become more reactive। देखो ना मेरे बच्चों, गौर से सुनिएगा, ये आपके पास है लिथियम, प्रोटॉन नंबर 3, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1। अब आप कहते हो जी कि आपके पास है सोडियम, प्रोटॉन नंबर 11, पहले शेल में 2, दूसरे में आपके पास 8 एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि थर्ड शेल में आपके पास है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वी कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। When this element can easily lose electron, it can easily change into sodium ion. In other words, it is more reactive. और on other hand, जब हम मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये साइज बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन, when force of attraction is less, ये देखिएगा, when force of attraction is less, तो इसका मतलब है दे आर लेस स्ट्रांगली बॉन्डेड विद ईच अदर एंड वी कैन इजीली ब्रेक दिस बॉन्ड एज वेल। तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास डिक्रीज हो रहा होता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इट हैज हायर, पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके पास, ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब वो कह रहे हैं रुबिडियम विच इज ओवर हियर, वो कह रहे हैं जी कि हायर मेल्टिंग पॉइंट, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपके पास डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड वीक हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। इट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक सोल्यूशन, दिस इज रॉन्ग। कोई भी ग्रुप 1 की मेटल है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम, व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद वाटर, तो हमारे पास मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड।
प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल जब रिएक्ट करती हैं, दे नेवर फॉर्म द एसिडिक सॉल्यूशन, दे फॉर्म आपके पास बेसिक सॉल्यूशन। इट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। ये आप देखिएगा हाइड्रोजन गैस बन रही है। इट इज मोर रिएक्टिव देन पोटाशियम आपके पास, यस, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास मोर रिएक्टिव देन पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, चैनल को अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर ले, बिकॉज दिस क्लासेस आर फॉर यू पीपल। तो थोड़ी सी फेवर मुझे आप लोगों से चाहिए, दैट्स ओनली द फेवर व्हिच आई एम आस्किंग। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव बिकॉज दे ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन। सबके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंसर इज नो। क्यों? हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली आउटर शेल फिल्ड होना चाहिए। ग्रुप आपके पास 7 एलिमेंट एस्टेटाइन 80 इज एक्सपेक्टेड टू द ब्लैक आपके पास एट रूम टेम्परेचर, यस। क्यों? आपको पता है ना, हमारे पास जब नॉन मेटल की हम बात करते हैं, डाउन द ग्रुप हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो रही होती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द बॉन्ड इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेसिकली दैट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। तो आपके पास fluorine, chlorine gases, bromine liquid, iodine solid. This one will also be the solid as well. The reactivity of the element both group 1 and group 7 increase down the group. This is wrong. आपके पास group 7 की decrease down the group है. When aqueous chlorine is added to aqueous bromine, there is no change. This is also wrong because chlorine is more reactive. It will react. There will be change आपके पास. मेटल M आपके पास फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। पहली चीज, इट मीन इट्स ए ट्रांजिशन मेटल। M is extracted from its oxide either by heating or electrolysis. डन हो गया। M react with dilute hydrochloric acid। अब पहले नंबर पे ये याद रखिएगा कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम दे नेवर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो ये तो हमारे पास एलिमिनेट हो गया, ये कॉपर एलिमिनेट। नाउ वी आर लेफ्ट विद द आयरन, मैग्नीशियम और आयरन ओनली। Magnesium, aluminium, group 1, group 2 are aluminium, or you can call it group 3, A level में group 13 कहेंगे। They are more reactive than carbon. They cannot be reduced by the carbon. So इसलिए Mg cannot be possible. This is wrong. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? D is the answer. चैंपियन, आई नो दैट के क्लास थोड़ी सी स्टक हो रही है वीडियो मेरी, इट्स ओके फाइन। मैंने आपको कहा आज हमारे घर में थोड़ा सा नेट का इशू था, हमारा नहीं, हमारी सारी सराउंडिंग में, ठीक है जी। दे सेड कि इट विल बी फिक्स्ड बाय टुमारो, लेकिन आई डोंट वांट कि जी मैं कल का वेट करूं। आई रियली वांट टू प्रोवाइड यू अ वीडियो टुडे ताकि आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। विच स्टेटमेंट अबाउट द ब्रास? आप सबको पता है कि ब्रास हमारे पास क्या होता है? इट्स एन एलॉय आपके पास, इट्स नॉट ए कंपाउंड आपके पास। आयरन इज गैल्वेनाइज्ड आपके पास विद जिंक टू प्रोटेक्ट। अब गैल्वेनाइजेशन में जिंक की एक लेयर बनती है, आल्दो के ये एक बैरियर है, बैरियर से मुराद है सरफेस प्रोटेक्शन, बट एट द सेम टाइम जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। अगर जिंक स्क्रैच भी हो जाए तो तब भी आपके पास जो है ये प्रोटेक्ट करेगा, दैट इज सैक्रिफिशियल एज वेल। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों ऑप्शंस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर हेमाटाइट इन द ब्लास्ट फर्नेस आपके पास। विच स्टेटमेंट? एयर इज ब्लोन आपके पास टू रिएक्ट विद दिस, यस, एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस द लेयर ऑफ मोल्टन आयरन फ्लोट, दिस इज रॉन्ग। लेकिन ये मैंने यहाँ पे आपके लिए छोटा सा वो भी किया हुआ था, इधर गया जी। याद रखिएगा आपके पास स्लैग ऊपर होता है, पिग आयरन, या ये जो आपके पास इम्प्योर आयरन होता है वो हमारे पास नीचे होता है, उसकी डेंसिटी ग्रेटर होती है, ये आपने वो किया होगा। लाइमस्टोन डिकम्पोज्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस नेवर प्रोड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड, इट प्रोड्यूस कार्बन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटी आपके पास, इट्स बेसिक, नो इट्स एन एसिड। क्लोरीन एंड कार्बन के यूजेस। क्लोरीन किस लिए यूज होती है? सेडिमेंटेशन के लिए। सेडिमेंटेशन से मुराद होता है वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होती हैं, दे कंबाइन विद ईच अदर, उसमें हम पोटाशियम यूज करते हैं। वी नेवर यूज दिस वन, सेडिमेंटेशन वाली। किल मैक्रोब्स, किल बैक्टीरिया, दिस इज रॉन्ग। कार्बन क्या करती है? कार्बन रिमूव करता है टेस्ट को, सी इज द आंसर। सर आजकल तो नहीं, लेकिन पहले जब शुरू में, यू कैन कॉल्ड इट 15 to 20 ईयर बैक, नॉर्मली ये होता था कि घरों में जब मैंगो रखे जाते थे, अभी भी बाय द वे मैंगो का सीजन आ गया, और दूध रखा होता था, तो क्या होता था जब चाय पीते थे तो आपको मिल्क शेक का टेस्ट आ रहा होता था।
उस वक्त इतनी ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं थी, तो फिर औरतें क्या करती थी घर की, वो कोक या कार्बन रख देती थी फ्रीजर के अंदर, फ्रिज के अंदर, तो उससे ये होता था कि जो स्मेल होती थी उसे वो एब्जॉर्व कर लेते थे। तो ये एक टेक्निक, इसे क्या कहते हैं, देसी टोटका, ये यूज होता था जी। एनीहो, इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड नाउ इट इज, आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। एनीहो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास एग्जामिनर कह रहे हैं कि एयर प्लूटेंट, पहले नंबर पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, एडवर्स इफेक्ट प्लांट ग्रोथ, नहीं बेटा ये हमारे पास मीथेन, कैंसर कॉजिंग, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फोटोकेमिकल स्मोक, आप सबको पता है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे रिएक्ट विद अनकम्बस्ट हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म द केमिकल स्मोक, ये आपने याद रखना है, ये दोनों के केस में आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, विच थ्री स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। द ग्लोबल वार्मिंग occur because more earth thermal energy is released into space। अब बड़ा कॉमन सी चीज है, अगर थर्मल एनर्जी स्पेस में रिलीज करते तो फिर अर्थ को तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो दिस इज कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग। आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस आपके पास बोथ एब्जॉर्ब एंड एमिट द थर्मल एनर्जी, यस। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास CH4 है, अनकम्बस्ट हाइड्रोकार्बन है, और ये जो होती हैं एटमॉस्फेयर में रिड्यूस्ड बाय आपके पास रिप्लेसिंग द फॉसिल फ्यूल विद द हाइड्रोजन, ये फ्यूल सेल में आपने पढ़ा होगा। तो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज एन अल्कोहल। अल्कोहल क्या होते हैं? दे आर हैविंग OH एज ए फंक्शनल ग्रुप। क्या यहां पे आपको OH नजर आ रहा है? नो। यहां पे आ रहा है? यस। ये भी OH है, ये भी OH है। अच्छा, अब बाज बच्चे कहेंगे सर ये भी OH है। नो, आपने इस कंप्लीट ग्रुप को देखना है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज रॉन्ग। और ये वैसे भी आपके कोर्स में नहीं है, बट एक्चुअली इट इज कीटोन आपके पास, तो ये चीज आ जाती है। 32, एन एस्टर हैज दिस फार्मूला, व्हाट इज द नेम ऑफ एस्टर। अब देखिए मैं आपको एक चीज आसान सी बताता हूं। आपके पास एग्जामिनर कह रहा है CH3, ये देखिएगा चैंपियन, C double bond O, and then we are writing CH2, and then we are writing CH2, and then we are writing CH3। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, लेकिन चले मैं थोड़ी सी आप लोगों के रिवीजन करवा देता हूँ। इसका साइज हम श्रिंक कर देते हैं, और डिक्रीज हो सकता है, ओके फाइन। अच्छा, अब आपने ना एक चीज देखनी है, ये मैं इसके ऊपर ना H लिख रहा हूं दोनों साइड में। अब इसमें ना ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसमें ऑक्सीजन है। अगर यहां पे मैं लिख दूं तो कौन सा कंपाउंड बन गया? यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, दिस इज एन एसिड। क्या नाम है इस एसिड का? इथेनोइक एसिड। एम आई राइट? अच्छा, अगर इसी H को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या बन गया? ओ भैया रुक जा, ओके फाइन स्टॉप। ये आपके पास अल्कोहल बन गया। जब हम इस H को यहां पे लेके आए O की साइड पे, तो एसिड, यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, ये हमारे पास दिस इज एसिड। और अगर हम इसी H को O की इस साइड पे लेके आए तो क्या बन गया हमारे पास? यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, अल्कोहल। अब जो एस्टर होते हैं उनका जो नाम होता है, उनका नाम होता है हमारे पास अल्काइल अल्कानोइड। ये जो अल्काइल होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन एटम्स ऑफ अल्कोहल, और ये जो अल्कानोएट होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन एटम्स ऑफ एसिड। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये हमारे पास एसिडिक एरिया था, ठीक है जी, और ये वाला हमारे पास अल्कोहलिक एरिया था। एसिडिक में 2 कार्बन एटम, अल्कोहल में 3। अल्कोहल की वजह से हम कहेंगे प्रोपाइल, एसिड की वजह से कहेंगे हम इथेनोएट। सो द नेम ऑफ कंपाउंड इज प्रोपाइल इथेनोएट। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था, आई गेव यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो जी। नेक्स्ट आपके पास पेट्रोलियम इज सेपरेटेड, आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक मिनट में यहां पे रब कर देता हूं ताकि आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन देख सकें। हमारे पास फ्रैक्शनल कॉलम, विच प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, आपके पास ये देखिएगा, विच आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू द टॉप।
बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा होता है। चेन लेंथ इट इज आल्सो डिक्रीजिंग। विस्कोसिटी क्या होती है बाय द वे? विस्कोसिटी resistance to flow of a liquid, that is known as viscosity. Viscosity is also decreasing. Larger molecule they are more viscous. Volatility, volatility कहते हैं easily change into vapor. More volatile mean low melting point, low boiling point. तो जो टॉप पे होता है they are gases, they can easily change into the vapor, they are more volatile आपके पास। So which property? Volatility। 3 statement आपके पास given है जी। About alkane listed, they contain carbon and hydrogen only. Yes, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली होता है आपके पास। दिस इज दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे देखिएगा एग्जामिनर क्या कह रहा है, अल्केन, ANE, अल्केन, अल्केन में सिंगल बॉन्ड हमारे पास होता है। दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द लार्ज मॉलिक्यूल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द स्मॉल। आप लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में जब कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज क्रैकिंग। तो हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब आप इसे दोबारा सैचुरेटेड लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए वी यूज निकल कैटलिस्ट आपके पास। और अगर यहां पे स्टीम ऐड करते फिर हम एसिड कैटलिस्ट यूज करते। सो ओवर हियर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर हमें ये पॉलीमर बता रहा है आपके पास विच टू मोनोमर। अच्छा, अब आपने ना बेसिकली इसकी करनी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का रूल क्या होता है, हाइड्रा कहते हैं वाटर को, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। आपने करना ये है कि ये आपके पास है वाटर HONH, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, आपने नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को अटैच करना है, और सेम इज द केस आपने C डबल बॉन्ड O को इसके साथ अटैच करना है। C डबल बॉन्ड O के साथ क्या चीज आ जाएगा, OH, और यहां पे इसके साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो आपके पास एक मोनोमर आ गया NH2 CH2 एंड NH2। वैसे बाय द वे इट्स नेम इज आपके पास डाई अमाइनो मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है। अब यहां पे आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड OH, दरमियान में 2 कार्बन एटम है, CH2 एंड C डबल OH। दिस इज ब्यूटानोइक एसिड। अगर हम इस पहली ऑप्शन को देखें तो ये NH2 CH2 यहां पे तो एक CH2 है, यहां पे इसने 2 CH2 किए हुए हैं। दिस इज रॉन्ग। यहां पे भी वही प्रॉब्लम है, NH2 दोनों के दोनों एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। यहां पे देखिएगा NH2 CH2 ये तो ठीक है, और यहां पे C डबल OH ये देखिएगा दरमियान में CH2 एंड C डबल OH। अच्छा, इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें दरमियान में एक CH2 ग्रुप है। दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो आपके पास क्या ऑप्शन है करेक्ट, C इज द आंसर। 38 में एग्जामिनर में कह रहा है कि टाइट्रेशन आपने कीजिए। टाइट्रेशन में 25 cm³ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जब फ्लास्क में ऐड कर रहे हो तो आपको पता है आप क्या यूज करोगे, पिपेट यूज करोगे। बट यू विल यूज पिपेट। तो यहां पे मेजरिंग सिलेंडर वाली हम ऑप्शन जो है उसे हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर द एसिड, तो आप एसिड जो है वो आप कहां पे यूज कर रहे हो, डाल इनटू द ब्यूरेट। तो यहां पे हमारे पास ये मेजरिंग सिलेंडर वाली ये ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए। अब देखिए आपके पास ना, आपको इंडिकेटर का कलर पता होना चाहिए। आपके पास फ्लास्क के अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है येलो। यहां पे इनिशियल कलर रेड लिखा हुआ है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ब्यूरेट एंड इनिशियल कलर इज ऑलवेज ड्यू टू दिस वन। क्योंकि आपके पास कोनिकल फ्लास्क में इनिशियली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिथाइल ऑरेंज येलो होता है। अब आप एसिड ऐड करोगे, नो कलर विल बी चेंज। तो ये आपने लाजमी ख्याल करना है। हाँ जी, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जामिनर कह रहा है बच्चे इस क्वेश्चन पे भी स्टक हो गए थे। चैंपियंस, इज इट ट्रू? ओके, लेट्स सी।
आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन क्या करेंगे, आप लोगों की हेल्प करनी है, दरमियान में वीडियो स्टक हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके फाइन। एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कंपाउंड एक्स हैज द मेल्टिंग पॉइंट। रिमेंबर दिस थिंग, impurity always increase आपके पास decrease the melting point and increase the boiling point. Impurity decrease melting point and increase boiling point. अब याद रखिएगा, आपके पास प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 120 से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंप्योरिटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। आपको पता है ना, ये बाज़-औक़ात आइस में सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, वो आइस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट वेयर एंड ऑल अदर थिंग्स। तो याद रखिएगा, इसलिए वो जो होता है ना, हमारे पास बाज़-औक़ात ऐसे कंट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है तो वहां पे आइस को स्प्रेड करते हैं, उसका जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है एंड इट्स ओके, और इससे रोड बड़ी जल्दी साफ हो जाते हैं। एनीहाउ, आपके पास ये जो टेम्परेचर है, this is the temperature of impure sample. This is decreased temperature. So it means pure sample will have the higher melting point than this. तो आपके पास 120 से 115 these are lesser. अब आपके पास दो ऑप्शन आ गए, A and C. अब एग्जामिनर कह रहा है कि X is purified by its melting point and measured again which row. अब याद रखिएगा, जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है दैट इज यूज्ड फॉर द लिक्विड। ये जो आपके पास होता है, सॉरी, आपके पास डिस्टिलेशन, तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे क्रिस्टलाइजेशन आपके पास होगी। तो ये हमारे पास क्या है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो डिस्टिलेशन आपने नहीं कहना, आपको पता है ना, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो दो आपके पास चीजें होती हैं, दोनों में हम बाकायदा देखते हैं कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल अदर थिंग्स। तो आपके पास टेम्परेचर प्योर सैंपल का इससे ज्यादा होगा एंड दैट विल बी द क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि सैंपल ऑफ टू कंपाउंड PQR दे आर टेस्टेड ओवर हियर। आपके पास पहले नंबर पे एग्जामिनर कह रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और से देखिएगा गैस इज गिवन ऑफ विच टर्न लाइम वाटर मिल्क। इट मींस कि यहां पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, इट मीन योर कंपाउंड इज कार्बोनेट। कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके, ये देखिएगा आपके पास कोई भी कार्बोनेट है, व्हेन वी ऐड एसिड, कोई भी एसिड हम ऐड करें तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट होता है कि ये हमारे पास लाइम वाटर को मिलती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड बेरियम, यहाँ पे नो प्रेसिपिटेट, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट कर रहा है कि सल्फेट आयन है। Barium ion combined with sulfate change into barium sulfate. सोडियम हाइड्रोक्साइड पे नो ऑब्जर्वेशन। यहां पे आपके पास ग्रीन प्रेसिपिटेट। अब याद रखिएगा, ग्रीन प्रेसिपिटेट आयरन 2 के भी बनते हैं, क्रोमियम के भी बनते हैं, लेकिन क्रोमियम 3 पॉजिटिव के प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होते हैं इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस थिंग इज इंडिकेटिंग दिस इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव। एक्वस अमोनियम पे भी नो ऑब्जर्वेशन। अब याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस अमोनियम पे अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रही, इट मीन हमारे पास जो मेटल आयन है दैट इज कंप्लीटली सॉल्युबल, विच मे बी पोटाशियम, विच मे बी सोडियम, और हमारे पास अमोनियम के कंपाउंड भी हो सकते हैं। अमोनियम इज नॉट ए मेटल, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसके भी कंपाउंड सॉल्युबल। तो फ्लेम टेस्ट, अब आपको पता है ना लिलिक फ्लेम किसका होता है, यस, पोटाशियम का होता है। तो ये हमारे पास पोटाशियम है। तो आपके पास पोटाशियम कार्बोनेट, ये सल्फेट नहीं है इसमें जी, और लिथियम भी नहीं है, आयरन भी नहीं है हमारे पास। तो ये देखिए, मैंने फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन की। अब बेटा आप लोगों ने मुझे बताना है कि कोई भी पेपर जिसमें आपको प्रॉब्लम है, आपके पेपर में कुछ दिन बच गए हैं, तो आई कैन हेल्प यू पीपल। थैंक यू वेरी मच।